नमस्कार बच्चों। थर्ड ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। थर्ड ईयर की क्लास में मैं मीनाक्षी बोरा आप लोगों को आज फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में बताऊंगी। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस में होने वाली राज्य क्रांति के वास्तविक कारण बताना अत्यंत कठिन कार्य है। वैसे भी किसी भी क्रांति के वास्तविक कारण बताना अत्यंत मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि क्रांति एक दिन की घटना मात्र नहीं होती है। उसके पीछे कई ऐसे कारण जुड़े हुए होते हैं जो क्रांति के लिए प्रेरित करते हैं। इसका कारण यह है कि जब कोई महान घटना घटती है अथवा कोई महान क्रांति होती है तो उसके पीछे वर्षों से चली आ रही परंपराओं आदि का प्रभाव होता है। एक कवि ने कहा भी है कि कोई भी संस्था कितनी ही अच्छी तथा दोष रहित क्यों न हो, समय के साथ साथ उसमें कुरीतियों का आ जाना स्वाभाविक ही है। अतः फ्रांस में उस समय जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा प्रचलित थी, वे सब इस क्रांति के लिए उत्तरदायी ठहराई जा सकती है। इसके लिए फर्स्ट अपन देखते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण। उसमें आता है आपका राजनीतिक कारण। वो कौन से राजनीतिक कारण थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति को प्रेरित किया। इस समय फ्रांस की राजनीतिक दशा अत्यंत निराशापूर्ण थी तथा उसमें कहीं भी किसी प्रकार का सामंजस्य दिखाई नहीं देता था। फर्स्ट कारण है राजनीतिक कारण के अंदर दोषपूर्ण तथा कुप्रबंधनीय शासन। इस समय फ्रांस का शासन प्रबंध पूर्ण रूप से अव्यवस्थित था और वह अवैज्ञानिक ढंग पर आधारित था। शासन का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। उसको परामर्श देने तथा राजकार्य में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, परंतु सम्राट के लिए उसके परामर्श को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं था। लगभग इसी प्रकार की दशा प्रांतों में भी थी। उच्च पदों पर नियुक्त अधिक धन देने वाले व्यक्तियों को ही नियुक्ति दी जाती थी तथा योग्यता, अनुभव तथा ज्ञान का कोई महत्व नहीं था। स्पष्ट शब्दों में कहें तो इस प्रकार के पदों को अप्रत्यक्ष रूप से नीलाम किया जाता था। फलस्वरूप केवल धनी व्यक्ति ही इन पदों को प्राप्त कर सकते थे। एक बार पद को प्राप्त करने के बाद वे अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का प्रयास करते थे। इस प्रकार जनता के ऊपर मनमाने ढंग से अत्याचार किए जाते थे, उनसे बिगाड़ ली जाती थी और उनके कष्टों की ओर कहीं भी ध्यान नहीं दिया जाता था। संपूर्ण देश में एक समान नियम नहीं था। दूसरा पॉइंट देखते हैं, निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासन। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के शासक स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश थे। राजकाज में सहायता देने तथा सम्राट को परामर्श देने के साथ साथ एक मंत्रिपरिषद होती थी, परंतु मंत्रिपरिषद की बात सम्राट माने ये उसके लिए वो बाध्य नहीं होता था। वह अपनी इच्छानुसार स्वेच्छापूर्ण राज करता था, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था। धीरे धीरे जनता में राष्ट्रीय एकता और अपने हित के लिए निर्णय लेने की भावना आती जा रही थी, परंतु फ्रांस के शासकों के विचारों में फ्रांस का राज्य उनकी व्यक्तिगत संपत्ति थी तथा जब कभी उन्होंने जनसाधारण को संबोधित किया तो उन्हें फ्रांस के नागरिक न कहकर सदैव मेरी प्रजा कहकर ही पुकारा। यथार्थ में सभी यह भी विश्वास करते थे कि सम्राट ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर ने उसे इस संसार में राज्य करने के लिए भेजा है। जनता को विश्वास था कि सम्राट अपने समस्त कार्यों के लिए केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति उसकी कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इस भावना के कारण ही वहाँ पर जनता पर राजा मनमाने अत्याचार करता था। जनता को राजा के कार्यों की आलोचना करने तथा उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। यदि कोई व्यक्ति राजा का विरोध करने का साहस करता तो उसे बिना मुकदमा चलाए उसे दंडित किया जा सकता था। नेक्स्ट देखते हैं, अत्यधिक कर। शासन का सुचारू तथा सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, ये तो हम सभी जानते हैं, किंतु विलासी होने के कारण फ्रांस के शासकों को और भी अधिक धन की आवश्यकता होती थी। कर का समस्त भार गरीब जनता पर था।
सामंत एवं कुलीन वर्ग आदि इस पर कर से मुक्त थे। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर नहीं था। शासन व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही थी, अतः उसकी पूर्ति के लिए सारा धन गरीब तथा असहाय जनता से ही वसूल किया जाता था। किसानों, मजदूरों तथा कारीगरों आदि को अधिक से अधिक कर देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त उनको चर्च को भी धर्मात्ता देना पड़ता था। अपने जागीरदार के यहाँ उन्हें सप्ताह में 2 दिन बेगार भी करनी पड़ती थी। जो बेगार नहीं करना चाहता था उसे मुक्ति कर देना पड़ता था। कृषक की मृत्यु पर दोहरा टैक्स देना पड़ता था। खेत आदि बेचने की दशा में किसान को प्राप्त मूल्य का 1/5वां भाग जागीरदार को देना पड़ता था। चर्च को उसे धर्मात्ता देना पड़ता था। यह धर्मात्ता प्राय वार्षिक आय का 12वें भाग से 15वां भाग तक होता था। चुंगी सभी को देनी पड़ती थी। आयकर के रूप में आय का 20वां भाग लिया जाता था। चुंगी कर सम्राट लगाता था तथा वह सदैव अनिश्चित होता था। मार्ग ठीक करना, सड़कें बनाना आदि किसानों का कार्य था। इसे करवी कहते थे। ये ऑब्जेक्टिव कार्य भी है कि करवी के अंतर्गत क्या आता है और करवी के अंतर्गत किन किन कार्यों को किया जाता था। इसके बदले में उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रम प्राप्त नहीं होता था। फलस्वरूप किसानों की दशा अत्यंत खराब होती चली जा रही थी और उनकी कोई खैर खबर लेने वाला भी नहीं था। इसके विपरीत एक अन्य वर्ग था जो विशेषाधिकारों से युक्त था। समाज में उन्हें उच्च स्थान प्राप्त था। इनका नाम आदर व सम्मान के साथ लिया जाता था। करों से मुक्त होकर वे लोग विलासिता तथा आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। उनके इस प्रकार के व्यवहार को देखकर जनसाधारण में असंतोष की भावना व्याप्त होने लगी और वे इस वर्ग के पूर्ण रूप से विरुद्ध हो गए। इसी प्रकार धीरे धीरे क्रांति का रूप धारण करना शुरू कर दिया उनके दिलों में। भिन्न भिन्न देश के अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न कानून। यद्यपि 18वीं शताब्दी के संपूर्ण फ्रांस पर एक ही शासक का अधिकार था, परंतु फिर भी संपूर्ण देश में एक समान कानून की व्यवस्था नहीं थी। विभिन्न प्रांतों में लगभग 360 कानून विभिन्न प्रांतों में प्रचलित थे। क्रांति के समय फ्रांस में कम से कम 360 विभिन्न नियम प्रणाली विद्यमान थी, जिनमें कोई संपूर्ण प्रांत में लागू थी और अधिकांश कई अधिक छोटे छोटे क्षेत्र में लागू थी। एक कार्य जो एक स्थान पर कानून की दृष्टि में उचित तथा ठीक था, वही दूसरे स्थान पर अपराध था। शासक वर्ग के साथ साथ अन्य पदाधिकारियों में भी निरंकुशता पाई जाती थी। बहुधा न्यायाधीश कानून की अपेक्षा किया करते थे और उनमें कोई पूछने वाला नहीं था। वे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करके पीड़ित प्रजा को और भी अधिक कष्ट देते थे। लोगों की सहन शक्ति का घड़ा भरता जा रहा था और अंत में एक दिन क्रांति के रूप में विस्फोट कर ही दिया। नेक्स्ट पॉइंट है शासक वर्ग का दोषपूर्ण चरित्र। शासकों का चरित्र दोषपूर्ण था। सम्राट विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। दरबारों में आमोद प्रमोद होता रहता था। राजा पर उसकी प्रेमिका का अधिक प्रभाव था। वे राजा को बहला फुसलाकर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करा लिया करती थी। स्वयं लुई 16वें की रानी मेरी अंतोगता, जो ऑस्ट्रेलिया की रानी मेरिया थेरेसा तथा ऑस्ट्रिया के राजा जोसेफ द्वितीय की बहन थी, अत्यंत सुंदर किंतु विलासी प्रवृत्ति की प्रभावशाली रानी थी। वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती और अपने कृपा पात्रों को प्रत्येक प्रकार से लाभ पहुंचाने का प्रयास करती रहती थी। इस प्रकार का विलासितापूर्ण जीवन व्यक्त कर रही थी। इस प्रकार देखते हैं कि राजनीतिक रूप से फ्रांस अंदर से अत्यंत खोखला हो चुका था और अंत में एक दिन उसने क्रांति का विस्फोट कर ही गया। धन्यवाद बच्चों।